हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 पे मैं आ गया हूं। ठीक है, अभी तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक मीनिंग अपन ने सीख लिया था, इसकी प्रोसेस सीख ली थी और ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें सीख ली थी। एमबीए थर्ड सेम फाइनेंस का कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीबीए में है, बीकॉम में है, एमकॉम में है, यूजीसी नेट में। बीकॉम में भी कुछ यूनिवर्सिटी में है और होना ही चाहिए, बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, टॉपिक क्या है? रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, यानी कि इसका फर्स्ट टॉपिक जो सेकंड पार्ट में अपन को निकल के आ रहा है कि यदि आप फाइनेंशियल प्लानर बनते हैं तो कौन कौन से रोल आपको प्ले करने होंगे। द फाइनेंशियल प्लानर इज अ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हु हेल्प इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशंस मीट देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। यानी कि फाइनेंशियल प्लानर कौन है? फाइनेंशियल प्लानर कौन है? ठीक है, प्लानर कौन है? वो जो आपको हेल्प करे आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मीट करने में, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मीट करने में आपको राय दे। एक तरीके की ये सर्विस है। ये क्या है? एक तरीके की सर्विस इंडस्ट्री। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। हाँ, प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे कि आप किसी को आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन ये इट इज अ सर्विस। प्योरली कौन सी इंडस्ट्री है? सर्विस इंडस्ट्री। जैसे कि डॉक्टर जाते हैं, बताता है भैया शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आयरन की कमी है, ये गोली लीजिए, ये टेस्ट कराइए, इससे ये रिजल्ट आएगा, बाहर टहलने जाइए। इस तरीके से ये सर्विस इंडस्ट्री है। इसमें आपको उसकी फाइनेंशियली हेल्थ देख के बताना है कि भैया आपको ये वाले प्लान्स के अंदर अकॉर्डिंग जाना चाहिए, आपको आपकी स्पेंडिंग को इतना कम करना चाहिए, आपको आपके ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस इतने बंद करने चाहिए। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हेल्प करने में। ये अपन ने फर्स्ट में देखा था ना, इतना पैसा चाहिए, ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो गया था, इसका प्लानिंग अपन ने देख ली थी। अब रोल बता दिया आपको। तो रोल क्या है? मेन रोल यही है कि कंट्रीब्यूट, जो अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसको हेल्प करना अचीव करने में, यही फाइनेंशियल का प्राइमरी रोल है। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, ऐसी कोई चीज तो वैसे होती नहीं है। क्या? सच बात बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकली नहीं होती, लेकिन बुकिश थ्योरी तो बुकिश है, उसके अंदर वो चीजें हैं। यानी कि जैसे फाइनेंशियल प्लानर कौन होगा? जो हमको सेविंग की एडवाइस दे रहा हो, जो हमको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की एडवाइस दे रहा हो, जो शेयर मार्केट की एडवाइस दे रहा हो, तो जो इंश्योरेंस एजेंट हो, सब तरीके के फाइनेंशियल एडवाइजर है। वैसे एक ही बंदा आजकल ये सारी चीजें लेके बैठता है। वो इंश्योरेंस भी बताता है, वो आरडी भी बताता है, वो सेविंग भी बताता है, वो म्यूचुअल फंड भी देता है, वो शेयर का नॉलेज भी रखता है। तो एक अच्छा बड़ा ब्रॉडर काम हो गया है। मतलब एक फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर जो है वो 25 तरीके के काम करता है। लेकिन जब हम बुक के अंदर जाते हैं तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग, मैं क्या कह रहा हूं, उसके वर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एडवाइजर को डिवाइड कर रखा है। जैसे बोला गया इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब बहुत से क्या है, अंबानी साहब को कहीं पे बिल्डिंग खरीदनी है, अंबानी साहब को कहीं पे शोरूम डालना है, तो क्या अंबानी साहब खुद आके चेक कर रहे हैं? वहां पे नहीं कर रहे। उनके बिहाफ पे उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आते हैं, इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो रिलायंस के नाम पे या जियो के नाम पे या किसी उनकी बिहाफ की कंपनी के नाम पे वहां पे कोई एसेट्स परचेज करते हैं। दैट्स कॉल्ड आर इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जब एसेट्स परचेज करते हैं तो इनके थ्रू करते हैं। अब देखो, 1 करोड़ की आपने एसेट्स परचेस करी, मिनिमम कमीशन बोलता हूं 5%, मिनिमम कमीशन है ना। 1 करोड़ की बिल्डिंग, और 1 करोड़ से तो ज्यादा की बिल्डिंग होती है अगर कोई कॉर्पोरेट खरीद रहा है। 1 करोड़ की बिल्डिंग, मिनिमम परसेंटेज 5%, बना 5 लाख रुपया। एक ट्रांजेक्शन साल भर के अंदर पूरी दौड़ भाग करी, 5 लाख रुपए उस बंदे ने कमाए। एक करा, पहले साल के अंदर 1 बिल्डिंग बेची, दूसरे साल के अंदर 2 बेची, तीसरे साल के अंदर 3 बेची। जब वो तीसरे साल में पहुंचा, 3 बेची, 15 लाख का पैकेज हो गया। भैया तीसरे साल में आप जंप देखो, लाख रुपए से महीना ज्यादा कमा रहा है, पैसिव इनकम है, और 3 ट्रांजैक्शन करे, यानी कि एक्चुअल में उसकी वर्किंग देखा जाए तो 3 दिन रही होगी, है ना। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत सारी करी होगी, दौड़ भाग बहुत सारी करी होगी। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का वर्क है, यही एमबीए एक्चुअल फाइनेंस है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक तो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो खुद एक्चुअल में आपके बिहाफ पे पैसा खर्च करे, एक इन्वेस्टमेंट की केवल एडवाइस दे कि आपको यहाँ पे पैसा करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, पूरा ओवरऑल। बेसिकली सारे फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, सारे
फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते ही हैं, इस तरीके से एडवाइजर होते ही हैं, ये बताते हैं हमको कि भैया ये सारी चीज तो उनका इनहेरेंट काम है, ठीक है। सेकेंड है म्यूचुअल फंड एडवाइजर। अब ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर क्या है? आज म्यूचुअल फंड के किसी भी कंपनी के, अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो 50 प्रोडक्ट है, एसबीआई के 50 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। डेप्ट म्यूचुअल फंड है, टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आप कह सकते हो किसी थीम बेस्ड है, या कि कंप्यूटर की आप इंडस्ट्री ले सकते हो, आईटी इंडस्ट्रीज ले सकते हो, फार्मा इंडस्ट्री ले सकते हो, डिविडेंड के म्यूचुअल फंड है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ के म्यूचुअल फंड्स हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए, कौन सी आपकी प्रोफाइल को सूट करता है, कितना में रिटर्न मिलेगा, कितने में रिस्क ज्यादा है, कितने में रिस्क कम है। कोई यंग है तो हम उसको बोलते हैं स्मॉल म्यूचुअल फंड ले लो, स्मॉल मिड कैप के म्यूचुअल फंड ले लो। कोई एल्डर एज का आता है तो उसको बोलता है भैया ब्लू चिप कंपनी का म्यूचुअल फंड लो, क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट तुरंत है, तो वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। पर्सनल बैंकर भी बनते हैं। अब बैंकर का काम क्या होता है कि आपके सारे फंड का लोकेशन करना, कौन से ऐसे कहां पे चेक की व्यवस्था हो रही, पूरी कैश फ्लो मैनेजमेंट आपका बैंक के रिलेटेड, ठीक है। ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर का वर्क प्रोफाइल भी है और इस तरीके का वर्क भी करते हैं। ये बजटिंग डिपार्टमेंट का वर्क होता है। कौन सा डिपार्टमेंट? वो आपको बताता है कि सर 4 लाख रुपया आप यहां से ले सकते हो, 7 लाख रुपया यहां से ले सकते हो, ये वाली बैंक अपन को बेस्ट इतना पैसा दे रही है, ये वाली बैंक से हम इंसिडेंटल क्लेम में इतना उठा सकते हैं, ये वाली बैंक से हम इस तरीके का लोन उठा सकते हैं, गवर्नमेंट की इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये पर्सनल बैंकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल प्लानर। ये भी सेम है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जगह फाइनेंशियल प्लानर हो गया। फाइनेंशियल प्लानर मतलब कि आपको एडवाइस नहीं दे रहे, पूरा आपके साथ बैकअप कर रहे हैं। एक तो हुआ टीचर जो शुरू में आपको कुछ सिखाया और घर चला गया, और एक हुआ कोच, करो वहीं पे करो, खड़ा रहेगा भैया, करना ही है अभी। तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लानर कि आपकी A to Z एक्टिविटी की मॉनिटरिंग भी इसके हाथ में होती है और सारी एक्टिविटी इसमें होती है। एक है इंश्योरेंस एडवाइजर, सॉरी इंश्योरेंस एडवाइजर। इंश्योरेंस एडवाइजर क्या है कि आपको कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, इमरजेंसी फंड के लिए इंश्योरेंस लेना है, किसके लिए लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कितने अमाउंट का लेना है, ये सब आपका इंश्योरेंस एडवाइजर बताता है। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, अब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है फाइनेंशियल एडवाइजर का टाइप हो। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये बेसिकली बैंक्स बैठाती है, बेसिकली इसको म्यूचुअल फंड की कंपनीज बैठाती है, बेसिकली इसको शेयर मार्केट की कंपनीज बैठाती है, जो आपको अपने ही प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ा सा टेम्पनेस बताती है कि आप ये खरीदो तुरंत। ये होता है कस्टमर सर्विस। जैसे कि आप बैंक में गए और बोला कि मेरे को एक डीमेट अकाउंट खोलना है, तो डीमेट अकाउंट में क्या होगा, मेरा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करानी तो कौन सी कराऊं, तो ये सारी की सारी कस्टमर सर्विस। ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर का भी रोल प्ले कर रहा है, पर्सनल बैंकर का भी रोल प्ले कर रहा है, इंश्योरेंस एडवाइजर भी है। तो ये सारी, इसीलिए मैंने क्या कहा था फर्स्ट लाइन में आपको कि ऐसा कोई प्रैक्टिकली टाइप नहीं होता कि ये काम ये ही कर रहा होता है। लेकिन जब हम बुकिश लिख रहे होते हैं, जब हम थ्योरेटिकली चल रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव अलग है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन दे, म्यूचुअल फंड में दे तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर, इंश्योरेंस का दे तो इंश्योरेंस फंड, पर्सनल बैंकिंग रिलेटेड दे तो, और आपकी बैंकिंग रेगुलेशन ही देखे तो पर्सनल बैंक करो, फाइनेंस की प्लानिंग करे तो फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। और अगर आप किसी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव या किसी बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। आई होप क्लियर है। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हुई मेरी 2 बार, सॉरी माफी चाहूंगा, ठीक है। अब मिथ्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि मिथ्स यानी भ्रम, इसको क्या बोला जाता है, भ्रम यानी कि मिथ्या। ये चीज वास्तविकता नहीं है, लेकिन आज भी फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण, क्योंकि फाइनेंशियल आज लिटरेसी कम है भारत के अंदर, लिटरेसी हाई हो रही है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी हाई नहीं हो पा रही जितनी लिटरेसी हाई, यानी बच्चे शिक्षित हो रहे, एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन फाइनेंस के मामले में वो शिक्षित नहीं है। आज हम साइंस ट्रमेंडस लेवल पे बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स ट्रमेंडस, लेकिन फाइनेंस का सेक्टर काफी डाउन है। क्यों? फाइनेंशियल लिटरेसी लो है। लोग सेविंग तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां सेव करेंगे, किसमें हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये हमको कोई बताने वाला नहीं। 1-2 वेबसाइट है, पॉलिसी बाजार आप लगा लो, ठीक है, एक वेबसाइट है, कितना मस्त उसका बिजनेस है, पोर्टफोलियो क्या है, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं, केवल वो कंपैरिजन प्रोवाइड करा रही है, बहुत अच्छा, तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या मिथ्स दूर होंगे। अब मिथ्स का मतलब है कि ये प्रॉब्लम्स है
ये पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओल्ड जनरेशन के अंदर म्यूचुअल फंड नहीं था, ओल्ड जनरेशन के अंदर स्टॉक मार्केट बेनिफिशियल नहीं माना जाता था, ठीक है। ओल्ड जनरेशन के अंदर आरडी एफडी की एक फिक्स्ड रेट की जाती थी। ओल्ड जनरेशन बोलता था पोस्ट ऑफिस इज द बेस्ट, पीपीएफ अकाउंट इज द बेस्ट। ओल्ड जनरेशन बोलता था कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलआईसी है। आज हमारे पास 15 लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, ठीक है। अब ठीक है, जनरल इंश्योरेंस को एलआईसी वगैरह वाला मिला लिया, लेकिन फिर भी एचडीएफसी है, एसबीआई है, तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। पीएनबी का अपना है। तो अब कौन कौन से मिथ्स इसमें जनरेट हो गए हैं, मंथ की ऐसी भ्रांतियां जो फाइनेंशियल प्लानिंग में है। पहला, इट्स ऑल अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि मैं रिटायरमेंट होऊंगा तब कितना पैसा चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 5 साल 10 साल का भी गोल हो सकता है, तो इसमें हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या समझा जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसमें मिथ है। फाइनेंशियल एडवाइजर विल टेक टर्म्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर वो चीजें बताएगा जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर की, मेरे को वो कैलकुलेशन ही करने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आज भी बहुत मेजर पॉपुलेशन को निकालने नहीं आता, भले वो साइंस के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन पहुंच जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा सिंपल सा आजकल तो ईएमआई कैलकुलेटर नॉर्मली मिलते हैं। टू यंग फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपके अंदर भी है। आप ये समझते हैं अरे अभी तो हम एमबीए कर रहे हैं, अभी तो शादी वादी होगी, अभी तो घर बार बसेगा, इसके बाद हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कूदेंगे, इसके बाद हम सेविंग करना शुरू करेंगे, इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, इसलिए, जबकि ये इसका काम नहीं है। आप बचपन से कर रहे होते हैं, अगर बचपन से आपने 100 रुपए जोड़े होते हैं ना, केवल 100 रुपए, कि हर महीने का मैं 100 रुपए जोड़ूंगा, एट द क्लास ऑफ द 5th आपने स्टार्ट किया होता। आज आप एमबीए कर रहे हैं, आज आप खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए कम से कम 50 लाख की कैपिटल लेके बैठे होते हैं। कम से कम बता रहा हूं, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही लगा दिया होता, 12-13% के इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी रिटर्न लिया होता, 100 रुपए की एसआईपी कराई होती, आज तक एमबीए कर रहे हो, कितने साल 5 साल का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया और 12 साल की स्टडी हो गई, 12 + 5 17 साल आपके 100 रुपए पर मंथ से स्टार्ट किए जा सकते थे, है ना। और ये टू यंग, ये एक मिथ है जो हमारे अंदर भी था कॉमन, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली फॉर रिच, यानी कि अमीर लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग होती, गरीब लोगों के कोई सपने हैं नहीं होते। ये बात सही है कि हमारे के साथ कुछ बच ही नहीं रहा है, हम कहां से करें। तो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का ये मतलब नहीं कि केवल इन्वेस्टमेंट करना, हम हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कैसे रोक सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव कैसे लिया जा सकता है, यह है फाइनेंशियल प्लानिंग। डजंट नीड अ फाइनेंशियल प्लान, हमें फाइनेंशियल प्लान की कोई जरूरत नहीं। सर मैं तो 10,000 रुपए कमाता हूं, 7,000 का खर्चा है, 3,000 रुपए बचते हैं, इसकी मैं आरडी 2,000 की आरडी करा रखी है, 1,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रखता हूँ इमरजेंसी में, हमको कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो ये वाली बात है, हमको कुछ जाना ही नहीं है आगे। तो ये फाइनेंशियल प्लान का बहुत से ऐसे लोगों को जरूरत रहती है कि उनको जरूरत ही नहीं प्लानिंग करने की, या उनके पास समय नहीं, वेरी बिजी, नो टाइम फॉर दिस। हमारे पास समय नहीं है अपने ही पैसों के लिए, जिस पैसे के लिए हम सुबह से शाम घूम रहे हैं, जिस पैसे के लिए हम बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात भर वर्किंग चल रही है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, संडे को भी वर्किंग चल रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, 5-5 जगह जा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल उसी पैसे को व्यवस्थित करने का टाइम नहीं है, सोचो। तो नो टाइम फॉर दिस। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ वन टाइम एक्सरसाइज, ये भी एक मिथ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार कर दी, एक बार म्यूचुअल फंड एलोकेशन कर दिया, एसआईपी शुरू कर दी, आरडी शुरू कर दी, पीपीएफ अकाउंट खुला दिया, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज रेगुलर इंटरवल में होती है। टाइम पीरियड के साथ आपके हो सकता है ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है आपकी नीड चेंज हो सकता है आपकी सैलरी में चेंज आए, हो सकता है बढ़े या कम हो, भगवान करे हमेशा बढ़े, लेकिन बढ़ रही है तो उसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे, ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे तो आपको आपकी एसआईपी डाइवर्सिफाई करनी होगी, आपको स्टॉक भी कुछ लेना होगा, आपको एसेट्स एलोकेशन भी करना होगा। तो दिस इज नॉट अ वन टाइम। तो क्या नॉर्मल मिथ है, हमारे लिए नहीं है, बिजी लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए होती है, ठीक है, और वन टाइम प्रोसेस है, या मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और रिटायरमेंट प्लानिंग है। तो दिस इज बेसिकली मिथ्स, भ्रम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हमको एक प्लान बनाना है जिससे हम किसी की भी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उसके एक्सपेंसेस, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करके इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसी के अंदर का पॉइंट है कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अगर मेरे को किसी व्यक्ति की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसमें मेरे को कौन कौन से पॉइंट उसके याद रखने चाहिए। सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी का मतलब है कि ऋण लेने की क्षमता, कितनी कैपेबिलिटी है, भैया कितना कमा रहे हैं, उसकी सैलरी कितनी आ रही है, इनकम कितनी है। सैलरी से छोड़िए, अपन यहां पर इनकम लिख देते हैं ताकि बिजनेस पर्सन भी नाराज ना हो। इनकम कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब कि उसको कितने कैश की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है,
तरलता, कैश और बैंक बैलेंस, कितने पैसे की जरूरत है और इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लिक्विडिटी फिक्स, सॉल्वेंसी फिक्स होगी। सॉल्वेंसी के पता चलेगा कि भैया ऋण लेने की क्षमता कितनी है, इतना कितना कर्जा वो चुका सकता है। आज बैंक आपको 100 करोड़ का भी लोन देने को रेडी है। जी हाँ, 100 करोड़ क्या कहता हूँ, 1000 करोड़ का भी लोन देने को रेडी है। लेकिन आपको बैंक को यह प्रूव करना होगा कि आप 1000 करोड़ इस प्रोसेस से चुका सकते हो। बैंक आपको देने को रेडी है, आपके अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, 1000 करोड़ 5000 करोड़ बैंक तो देने के लिए बैठा है, बैंक तो लोन देने के लिए बैठा है। उसका तो काम ही है, फंडामेंटल वर्क है उसका कि लोन प्रोवाइड कराना और सेविंग लेना। तो जब वो सेविंग ले रहा है तो लोन भी उसका फंडामेंटल प्रोग्राम है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वो आपकी सॉल्वेंसी डिसाइड करता है कि भैया ये इतना चुका सकेगा। सेकंड, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे इकोनॉमी। ये इकोनॉमी उस पर्सन की भी है और ये नेशन की भी है। ठीक है कि अभी हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। अगर इकोनॉमी एक्सपांडिंग चल रही है तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन की रेट ज्यादा चल रही है। ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा उसका फाइनेंशियल प्लानिंग अलग मेथड से होगी। उसकी एज भी एक प्राइम फैक्टर होती है। अगर कोई यंग है तो मैंने बोला था उसको मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अगर वो एल्डर एज में आ गया तो उसको गारंटेड रिटर्न वाले ब्लू चिप फंड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिकवरी का टाइम नहीं। अगर कोई 60-65 साल का व्यक्ति स्मॉल कैप पे लेगा और उसको रिटर्न मिलने वाला है 20 साल के बाद में, तो 65 और 20 85 में अगर पैसा आ भी जाएगा तो उसके इतना काम नहीं आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि उस समय वो हेल्थ की डिसीज कर रहा होगा नॉर्मली पर्सन, वो इतना फिजिकली फिट नहीं होगा। तो एज इज द प्राइम फैक्टर। लेकिन अगर कोई यंग जनरेशन है तो उसको रिस्क ले सकता है। क्यों? क्योंकि 1 साल कंपनी नहीं चलेगी, 1 साल सेक्टर नहीं चलेगा, 2 साल नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर स्मॉल कैप ज्यादा पैसा बना के देती है क्योंकि उसमें रिस्क भी हाई है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी भैया कि इकलौते बेटे हो, 2 बेटे हैं, घर में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है? 20,000 से हमारा घर चल सकता है कि 25,000 से हमारा घर चल सकता है कि 15,000 से चलेगा कि 8,000 से चलेगा? हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इसके अकॉर्डिंग हमको उसका फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर इमरजेंसीज। अब कितना पैसा, अब सिंपल से याद रखना, आपकी सैलरी जितनी है, ये मैं आपको सिखा देता हूं, सैलरी जितनी है उसकी 6 टाइम्स 6x आपके पास हमेशा रिमेनिंग होना चाहिए। इसको कहीं भी खर्चा नहीं करना। भले इन्फ्लेशन में पैसा रखा रहे तो रखा रहे, मतलब कि आपको मान लो 20,000 सैलरी है तो मेरे को 1,20,000 रुपए, अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है तो मेरे को 1,20,000 रुपए तक बैंक अकाउंट के अंदर हमेशा होनी चाहिए एज ए लिक्विडिटी फॉर द इमरजेंसी फंड। कभी रिसेशन आ गया, कभी नौकरी चली गई, तो आपको आपके डेप्ट कैसे देने हैं, आपको आपके उधार लिए हैं, आपको आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे देनी है। मेंटल फ्री रहोगे। एक होती पीस ऑफ माइंड, सुकून, वो तभी अचीव होगा जब आपकी सैलरी का 6x। इसको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, ये सैलरी मिली चलो आरडी करा देते ना, पहले 6x 1,20,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा करो। भले कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन 3-4% मिलता है, कोई बात नहीं, आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो नहीं लगाना, स्टॉक में लगाना नहीं लगाना, 1,20,000 रुपए आपको आपके सेविंग अकाउंट में रखने हैं, बस बात खत्म। कोई इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि वो पैसा तो भाई मेरे को कभी भी चाहिए। आधी रात को भी मेरे को इमरजेंसी हुई, कोई घर में ऐसी कोई घटना घटी, मेरे को पैसा चाहिए तो वो पैसा मेरे पास हमेशा रहेगा। पीस ऑफ माइंड, इससे ज्यादा इस पैसे से कुछ भी नहीं मिलेगा। ना कोई आपको बेनिफिट होगा, ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना वो कोई एसेट्स बना के देगा, ना कोई पैसा बनेगा। वो पैसा आपका घट ही रहा है इन्फ्लेशन के कारण से, लेकिन वो कैश आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा। तो आपकी सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी, मान लो आपकी सैलरी 40,000 हो गई है ना, तो आपको तब 2,40,000 अपने इस अमाउंट में रखने हैं। इतना अमाउंट तो आपको हमेशा रखना चाहिए 6x। ये होता है आपका प्रोविजन फॉर इमरजेंसीज। ठीक है, इसके बाद आप अपने पैसे को स्टॉक में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, शेयर में लगाओ, आप एसेट्स खरीदो, सब करा जा सकता है, लेकिन विदाउट इमरजेंसी। अभी बहुत से व्यापारी वर्ग कोरोना के कारण उनकी कमर टूट गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के लिए कभी प्रोविजन नहीं किया था। अब टाटा, रिलायंस, इनकी कमर नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर थेफ्ट, प्रोविजन फॉर एन नंबर्स ऑफ द प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस रखते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आपने कभी सोचा अकाउंट्स पढ़ी, प्रोविजन होते हैं एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, वो यही काम आए जब इमरजेंसी हुई। कोरोना काल पे सेल कम हो गई तो ये प्रोविजंस ने उनको सैलरी देने में, बोनस देने में हेल्प करी। बोनस नहीं दिया तो सैलरी तो यहाँ से निकाली, वेजेस तो यहाँ से निकाली,
ये प्रोविजन आपकी हेल्प करेगा। और ये कब करेगा कोई नहीं जानता, भगवान करे कभी आपको इस पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन ये पैसा जीवन का सुकून देता है। फाइनेंशियली पोटेंशियल, अब वो बंदा फाइनेंशियली कितना पोटेंशियल है, कितना और आगे कमा सकता है। याद रखना दोस्तों, आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप कितना कमा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। आपके अंदर जितनी क्षमता है, अगर आप उतना कमा पा रहे हैं तो आप जीवन में सक्सेसफुल, वरना सक्सेसफुल नहीं। सर मैं 50,000 कमाता हूँ, बहुत बढ़िया यार, तुम तो यार ए ग्रेड के आदमी थे, तुम तो 2 लाख रुपए कमा सकते हो महीने के। हाँ सर कमा तो सकते हैं, लेकिन सैलरी अभी इतनी है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। सर 2 लाख कमाता हूँ, आप 2 करोड़ के आदमी हो, तो 2 लाख कमा के भी सक्सेसफुल। आप में जितनी क्षमता है, यदि आप उतना कमा पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। कमाना आज की तारीख में सक्सेसफुल होने की परिभाषा नहीं है, कमा तो सभी रहे हैं। कमाना आप में जितनी क्षमता है, क्या आप उतना कमा पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, वरना आप सक्सेसफुल नहीं। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोटेंशियल की बात हो गई। फाइनेंशियल गोल्स, अब पर्सनल का फाइनेंशियल गोल भी पूछा जाएगा ना भैया, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ कितना है, कितना चाहिए और कितने टाइम पीरियड में चाहिए और कितना उसके लिए तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन पॉइंट्स को कंसिडर में करके हम उसका फाइनेंशियल प्लान डेवलप करते हैं। कि आपको आपकी फाइनेंशियल प्लान का यही मतलब नहीं कि हम उसका केवल एक्सपेंसेस बता रहे हैं, हम ये भी बताते हैं कि आपको आपकी इनकम भी इस लेवल पे बढ़ानी है। मींस कि आज आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस बंद करके आपको स्किल एनहांसमेंट पे वर्क करके आपको आपकी सैलरी भी बढ़ानी है, तब जाके गोल अचीव होगा। केवल खर्चे रोक लेने से कभी भी इनकम नहीं बढ़ाई जा सकती, इनकम भी बढ़ानी है, क्योंकि खर्चे तो रहेंगे, आज हैं और कल भी रहेंगे और कल ज्यादा ही रहेंगे। तो हमेशा इनकम ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे भी नहीं करने। ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस के। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा समय लेके समझा रहा हूं। हाँ, अब इन्वेस्टर लाइफ साइकिल, इन्वेस्टर लाइफ साइकिल क्या कह रही है भैया, हाँ दिख रहा है। इन्वेस्टर लाइफ साइकिल के अंदर 4 तरीके के फेज बता रखे हैं। एक है एक्यूमुलेटिंग, कंसोलिडेशन, स्पेंडिंग और गिफ्टिंग। ठीक है, मैं चाहता हूं आप सबके जीवन में कौन सा फेज रहे, हमेशा गिफ्टिंग फेज रहे। ठीक है, देख लेते हैं भैया कौन कौन से फेज हैं, एक्यूमुलेटिंग, गिफ्टिंग, कंसोलिडेशन और स्पेंडिंग। देखो 2 फेज तो बिल्कुल कॉमन होते हैं, एक्यूमुलेटिंग फेज और कंसोलिडेशन फेज। ये फेज क्या होता है, ये मिड पॉइंट ऑफ द करियर होता है, यानी कि जब आपका करियर मिड पॉइंट में 5-1 साल नौकरी हो गई है, 10 साल की नौकरी हो गई है और 10-15 साल की और बची है, 20 साल की और बची है। यहां पर एक्यूमुलेटिंग फेज के अंदर क्या होता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलते हैं। यहां पर क्या होता है कि हम हमारे फंड को, इंडिविजुअल मनी स्पेंड इन द लेटर फेज ऑफ द लाइफ, सम पीपल एक्यूमुलेट फंड बाय हाउस। ये किस लिए है, ये क्या होता है, अर्लियर मिडल देयर करियर टू एक्यूमुलेट फंड। यानी कि मैंने सोचा है कि आज से 12 साल 10 साल बाद 10th ईयर मेरे को एक कार लेनी है, हाउस लेना है। ठीक है, इसके लिए मैं मेरे फंड को एक्यूमुलेट करता हूं, तो ये हमारा एक्यूमुलेटिंग टाइम होता है, समझ में आया। और यही टाइम कंसोलिडेशन का भी होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है, जब मैं कंसोलिडेशन फंड पे जाता हूं तब एक्यूमुलेटिंग के अंदर यहां पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे देख रहा होता हूं। कौन से पे देख रहा होता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, मतलब कि जो मैंने पैसा लगाया है उस पैसे का भी मेरे को पैसा मिल जाए। और कंसोलिडेशन में केवल जोड़ने की बात होती है, जैसे कि मैंने एक एफडी कराई, एक एग्जांपल देता हूं, एफडी कराई 10 लाख रुपए की। ठीक है, इस 10 लाख का मेरे को सालाना जो ब्याज मिलता है 7% के हिसाब से 70,000 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन फेज में मैं क्या करूंगा, ये 70,000 रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट में, इसको बोला जाएगा कंसोलिडेशन फेज। यहां पर मेरे को इस पैसे की तुरंत रिक्वायरमेंट है या थोड़ा थोड़ा मेरे को जोड़ना है। अब एक्यूमुलेटिंग फेज के अंदर ये 5-7 साल और पैसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ये 70,000 रुपए का फिर से, ये 70,000 रुपए का फिर से एफडी करा देता हूं या आरडी करवा देता हूं या एसआईपी करवा देता हूं। ठीक है, ईयरली एसआईपी कितने की है, 70,000 रुपए की, यानी कि इसका इंटरेस्ट ये मिल रहा है और 70,000 रुपए पे मेरे को 10% अगर मेरे को एसआईपी दे रही है तो 7,000 रुपए मेरे को फिर मिल रहा है। यानी कि 1 साल के अंदर मेरा टोटल पैसा कितना बन रहा है, 77,000, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। इसको बोला जाता है
इसको बोला जाता है अपना एक्यूमुलेशन प्रोसेस। एक्यूमुलेशन इन्वेस्टर फेज कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर इसलिए केवल फेज पे वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को ब्याज पे ब्याज मिल सके, केवल जोड़ना ही नहीं है, उस जोड़ने को भी इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज के अंदर हम जोड़ते हैं। स्पेंडिंग फेज के अंदर क्या होता है, ये हमारा रिटायरमेंट का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, रिटायरमेंट का टाइम। यहाँ पर आदमी क्या सोचता है कि भैया खर्चा ही खर्चा करना है, मोजा ही मोजा, यहाँ पर खर्चा ही करना है। लो रिस्क, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो लो रिस्क होना चाहिए। आरडी हो गई, पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो गया, कभी भी पैसा डूबने वाला नहीं है, लो रिस्क, तुरंत 6 महीने के अंदर भी रिटर्न ही आएगा, ये लो रिस्क की बात है, ठीक है। गिफ्टिंग फेज, गिफ्टिंग फेज का मतलब होता है कि हमारा वो समय, जो समय के अंदर, जो मेरी आशा है आपके जीवन में सबसे ज्यादा समय तक गिफ्टिंग फेज ही रहे, वो समय जब हमारे पास एक्सेस में पैसा रखा हुआ होता है, उस पैसे का हम कुछ भी कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, चैरिटी दे सकते हैं, ये इन्वेस्टर का, यानी कि हमारी नेसेसिटी कंप्लीट हो गई। मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए था, वो मेरे पास आ चुका है। अब मेरे पास 1 करोड़ के ऊपर 10,000 रुपया है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी सोशल वेलफेयर में लगा सकता हूँ, किसी सोशल कॉज के अंदर लगा सकता हूँ, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कि इसको गिफ्टिंग फेज बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। इतने 4 फेज हैं। फर्स्ट है एक्यूमुलेटिंग, जहां पर ब्याज के ऊपर ब्याज की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आप रिलेट कर लो, कंसोलिडेशन में जोड़ना, दोनों मिड ऑफ द करियर, और स्टार्टिंग तो एक्यूमुलेटिंग तो स्टार्टिंग में होता है, कंसोलिडेशन मिड में हो गया, क्योंकि वहां पर क्या होता है, खर्चे भी बढ़ रहे होते हैं। अब आपकी शादी हो गई है, 2-3 बच्चे हो गए हैं, एक बच्चा भी हो गया है, तो ठीक है चलो, है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसके खर्चे भी चल रहे हैं, उसकी भी एजुकेशन चल रही है, फैमिली के भी एक्सपेंसेस चल रहे हैं, फैमिली के भी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस चल रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी फैमिली में चल रहे हैं, कुछ खुद की बॉडी पे भी चल रहे हैं, कुछ पर्सनल डेली रूटीन के एक्सपेंसेस सब बढ़ रहे हैं। तो अब हम ब्याज पे ब्याज की कल्पना नहीं कर सकते, मतलब वो 70,000 को तो हमको खर्च करना ही पड़ेगा, यानी जो हमारे पास इंटरेस्ट आया उसको कोई से री इन्वेस्ट नहीं करा जा सकता। तो दैट इज द कंसोलिडेशन फेज। दैट नेक्स्ट द स्पेंडिंग फेज, अब हम रिटायरमेंट हो गया, आप अपने जीवन में कुछ नहीं करना, जो पैसा बच गया है भगवान ने दिया है उसको मजे करने हैं, दैट इज द स्पेंडिंग फेज, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यंग जनरेशन जो पैसा होता है वो उड़ा देती है ना। जो यंग जनरेशन क्या करती है, जो पैसा आ जाए 10,000 20,000 25,000 खरीद लो, क्रेडिट कार्ड 40 पे कर दो, 40 की लिमिट है, क्रेडिट कार्ड 40 उठा लेते हैं, सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, तो स्पेंडिंग फेज पे चल रही होती जनता। और गिफ्टिंग फेज भगवान करे हमेशा रहे, ये जो वेल फाइनेंस प्लान करते हैं उनके लिए गिफ्टिंग फेज जल्दी आ जाता है, भगवान करे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए। तो ये वो होते हैं इंडिविजुअल बिलीव दे हैव इनफ एक्स्ट्रा फंड, क्या बोलते हैं, इनफ एक्स्ट्रा फंड। 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 20 लाख रुपए पड़ा अपने अकाउंट में, बोल 10 लाख का क्या करना है, अपन को नहीं पता क्या करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब अपन ये फाइनेंशियल गोल्स ऑफ ये अपने नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, रिस्क एपिटाइट, रिस्क, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी के अंदर डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सारे टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा और ये वाली यूनिट कंप्लीट करूंगा। यूनिट ऑलरेडी बड़ी है इसलिए मुझे समय भी लग रहा है और चीजें भी इसके अंदर ब्रॉडली आपको समझानी है, क्योंकि हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप जो एमबीए के बंदे हैं उनके लिए भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक नया सब्जेक्ट रहता है, तो ये मैं थोड़ी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 28वें मिनट तक आप मेरे साथ हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ तो मैंने आपकी लाइफ के अंदर एड ऑन किया होगा। तो इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जल्दी मैं तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। मस्त रहिए, जय हिंद।